नमस्कार सभी को। सभी बच्चों का मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 2 पार्टों के अंदर अंतः प्रवाह प्रणाली पढ़ी थी, वहीं पर 2 चरणों में हम अरब सागर की नदियां पढ़ चुके हैं और कल हमने बंगाल की खाड़ी की नदियों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने चंबल और बनास नदी के बारे में अध्ययन किया था। तो वहीं से हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बनास नदी की अंतिम रूपरेखा को बनाया था और बनास नदी की रूपरेखा को मैंने जब बनाया था तब मैंने कहा था ध्यान देना है, बनास नदी को आप अच्छे से पढ़िएगा। कल हमारा सेकंड पॉइंट रहा था बनास नदी। मैंने कहा था इसकी काफ़ी सारी शाखाएं हैं जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। तो बनास नदी की हम दोबारा से एक बार बात करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पूरा बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, पूरा फोकस। अगर आपके पास नक्शे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस पर हाथ से जो कार्य कर सकते हैं। देखो कल हमने पढ़ा था कभी राजसमंद जिले से इस नदी का क्या है, उद्गम है। अब जिन बच्चों ने कल का वीडियो पढ़ा है वो रिपीट करते चलिएगा, जिनका नहीं पढ़ा है वो ध्यान दीजिए। राजसमंद से उद्गम होने के बाद में हमने यहाँ पे पढ़ा था चित्तौड़गढ़ जिला, यहीं पर पास में पड़ता है इसके भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा के ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा अजमेर जिला, अजमेर, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर जिला। इन जिलों के अंदर ये नदी बह रही थी और हमने देखा था कल यहाँ से चंबल नदी गुजर रही थी, सवाई माधोपुर से होकर इस प्रकार से चंबल नदी गुजर रही थी। ये जो नदी है ये कौन सी है, चंबल, चंबल नदी। कल हमने ये अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखो हमने जो बनास नदी को अध्ययन किया है वो रूपरेखा देखो बनास नदी की। हमने देखा था बनास नदी का जो उद्गम था वो राजसमंद जिले के अंदर, यहाँ से राजसमंद में जो खमनोर की पहाड़ी थी, राजसमंद में कौन सी पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ियां, यहाँ से उद्गम हो रहा था। राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से क्या हो रहा था, उद्गम हो रहा था। कौन सी नदी का, बनास नदी का। यहाँ से उद्गम होने के बाद में ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक के बाद में कहाँ पे चली जाती है, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में कौन से स्थान पर कल हमने अध्ययन किया था, रामेश्वर नामक स्थान पर आकर किसमें मिल जाती है, चंबल नदी के अंदर। रामेश्वर नामक स्थान पर कहाँ पे मिल गई थी, चंबल नदी में। और ये रामेश्वर कहाँ पे पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर। ये हमारे जिलों के अगर आपके ध्यान में नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये जिला कौन सा था हमारा, चित्तौड़गढ़ जिला है। ये चित्तौड़गढ़ जिला है। चित्तौड़गढ़ के ऊपर बिल्कुल ये जो जिला है ये है भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पास में ऊपर ये जो जिला बना हुआ है ये है अजमेर जिला। यहाँ पर ये जो जिला है ये है टोंक जिला। ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से जिले हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से होती हुई कहाँ पे चली गई थी, चंबल नदी के। ये हमने कल बनास नदी का अध्ययन किया था। तो कल के हमारे अध्ययन को हम अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए बनास की जो सहायक नदियां हैं किस प्रकार से निकलती है, कहाँ से निकलती है और इसमें आके मिलती है। और कुछ सहायक नदियां ऐसी हैं जो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। साथ में तो बनास की सहायक नदियां हो जाएंगी और साथ में अन्य जो नदियां बची हुई है बंगाल की खाड़ी की वो कंप्लीट होगी आपकी। देखो अब क्या है कि एक नदी का उद्गम होता है, हमारा यहाँ पर जिला पड़ता है उदयपुर। इसके राजसमंद के नीचे जो जिला है वो कौन सा है, उदयपुर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जिला कौन सा है, उदयपुर। उदयपुर के अंदर एक नदी का उद्गम होता है। उदयपुर से यहाँ से हम एक नदी का उद्गम करते हैं। उद्गम यहाँ से मानो ये है हमारी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। उदयपुर के अंदर क्या पड़ती है, गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। इन गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से एक नदी का उद्गम हुआ। यहाँ से नदी का उद्गम होने के बाद में थोड़ी दूर बहने के पश्चात यह नदी उदयपुर से होती हुई कहाँ पहुँचती है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम हम अभी लिखेंगे बिगोद। भीलवाड़ा में कौन सा स्थान है, बिगोद। और बिगोद नामक स्थान पर आकर किस में मिल जाती है, बनास नदी के अंदर। तो बनास की सहायक नदी है। देखिए हम बात कर रहे हैं बेड़च नदी की। हम बात कौन सी नदी की कर रहे हैं, बेड़च नदी की। नदी का नाम क्या है, बेड़च। बेड़च या हम इसे कहते हैं आयड़ नदी। बेड़च या इसी को क्या कहा जाता है, आयड़ नदी। बेड़च या आयड़ नदी। अब आपसे पूछा जाए बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो आप क्या कहोगे,
बेड़च नदी का उद्गम होता है उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से। उदयपुर के अंदर जो गोगुंदा की पहाड़ी है वहां से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होने के पश्चात कहाँ पे बहती है, उदयपुर। उदयपुर से कहाँ पे आएगी, चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ से कहाँ चली जाएगी, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर, भीलवाड़ा के कौन से स्थान पर, बिगोद नामक स्थान पर ये किस में जाकर मिल जाएगी, बनास नदी के अंदर मिल जाएगी। तो अब देखो, पहले हम इस नदी को कंप्लीट कर देते हैं कि भी इस बेड़च या आयड़ की क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, बेड़च नदी और जो आयड़ नदी है, ये जो मैंने एक बीच में डब्बा बनाया ये है उदयसागर झील। क्या है, उदयसागर झील, जो उदयपुर के अंदर ही पड़ती है, उदयसागर झील। देखो, यहां से एक क्वेश्चन को ध्यान देने वाली बात है कि भी जब तक ये नदी उदयसागर के अंदर अपना जल डालती है, जब तक ये नदी उदयसागर, यानी ये पहले जो मैंने बना रखी है इतनी सी, ये वाली, यहां तक जब ये नदी बहती है तब तक तो इसका नाम क्या है, आयड़। तब तक तो इसे क्या कहते हैं, आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। कि जब तक ये नदी उदयसागर झील को जल देती है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद, तब तक इसे क्या कहा जाता है, आयड़ नदी। और जैसे ही जल देकर दोबारा निकलती है, उदयसागर को जल देने के बाद जब पुनः निकलती है आगे की ओर, तब इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेड़च नदी हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए, इसके ऊपर उदयपुर के अंदर एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसे हम कहते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, बेड़च नदी या आयड़ नदी। बेड़च नदी या आयड़ नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो वो जिला कौन सा है आपका, उदयपुर जिला, यहां पर ये विकसित हुई। अब जैसे ही आगे गई तो चित्तौड़गढ़ जो शहर है, चित्तौड़गढ़ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ शहर कौन सी पर है, बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ शहर कौन सी नदी पर है, बेड़च नदी के ऊपर बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ में इस नदी के ऊपर एक बांध है और बांध का नाम क्या है, गोसुंडा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, गोसुंडा बांध बना हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपकी बेड़च या आयड़ नदी के बारे में बातें हैं। दोबारा आराम से सुन लीजिएगा। देखो, बेड़च या आयड़ नदी का जो उद्गम है वो कहां से है, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। गोगुंदा की पहाड़ी कहां पे पड़ती है, उदयपुर में। यहां से बेड़च या आयड़ नदी का क्या होता है, उद्गम। क्या उद्गम होने के पश्चात उदयसागर झील को अपना जल देती है। उदयसागर झील को क्या देती है, अपना जल। और उदयसागर झील भी कहां पे पड़ती है, उदयपुर के अंदर ही है। उदयसागर झील कहां पे है, उदयपुर में। अब देखो, खास बात क्या है कि जब तक ये अपने उद्गम से उदयसागर झील को जल देती है तब तक तो इसको क्या कहा जाता है, आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। जैसे ही उदयसागर झील को जल दिया, आगे निकली, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बेड़च। एक ही नदी के दो नाम है, बेड़च या आयड़। उदयसागर झील से पहले से आयड़ कहते हैं, उदयसागर झील को जल दे दिया उसके बाद में हम इसे क्या कहेंगे, बेड़च नदी के नाम से जानेंगे। अब क्या उदयपुर में इस नदी के किनारे, कौन सी की, बेड़च या आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई। और सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता। ठीक है, फिर क्या यह कौन से जिले में आ गई, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़गढ़ शहर है, खुद चित्तौड़गढ़ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यही होगी बेड़च या आयड़ नदी। फिर चित्तौड़गढ़ में इस नदी के किनारे क्या बनाया गया है, गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध इस नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। फिर आगे चलें तो देखो कि यह बिगोद नामक स्थान पर जाकर किस में मिल गई, बनास नदी के अंदर। और बिगोद कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। बिगोद नामक स्थान में कौन सी नदी में जाके मिल जाती है, ये बनास नदी के अंदर। छोटी सी नदी है। अब देखिए नेक्स्ट, इसे मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते जाएंगे। आज सारी नदियों को एक साथ जाल बनाना है, थोड़ा ढंग से समझिएगा। तो ये हमारा हो गया बेड़च नदी के बारे में। इसे मैं मिटा रहा हूं, दोबारा से बना देंगे। देखो, ये तो हमारा था उदयपुर, और यहां से ये नदी उद्गम हो रही थी। यहां से उद्गम होने के बाद इस प्रकार से बहती हुई बिगोद में आके मिल रही थी। ठीक है जी, ये हमने अब तक पढ़ लिया है। अब देखिए नेक्स्ट,
ये हमारी एक नदी हो। अब देखो भीलवाड़ा के अंदर से ही एक नदी निकलती है, नदी का नाम है, छोटी सी नदी है भीलवाड़ा के अंदर से, मेनाल नदी। कभी नाम सुना होगा, मेनाल नदी भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ से ये जो हमारा भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा के अंदर से एक नदी निकलती है, और नदी निकलने के बाद कुछ दूर भीलवाड़ा में बहने के पश्चात यही जो भीलवाड़ा का बिगोद नामक स्थान है, ये हमारा स्थान कौन सा है, यहाँ पर बिगोद। ये स्थान कौन सा पड़ता है, भीलवाड़ा का बिगोद। और इस बिगोद नामक स्थान पर यह नदी आकर किस में मिल गई, बनास के अंदर। देखो नदी का नाम क्या है, मेनाल नदी। नदी कौन सी है, मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो उद्गम ध्यान रखना मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। उद्गम कहां से होता है, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पे पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से क्या हुआ इसका उद्गम। मेनाल नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है, और भीलवाड़ा से ही उद्गम होने के पश्चात भीलवाड़ा में कुछ दूर बहने के बाद बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। अब देखो आप एक चीज ध्यान से, कि बिगोद के अंदर देखो 3 नदियां आके मिल गई। इधर से तो कौन सी आ गई, ये बनास नदी आ गई। इधर से कौन सी आ गई, बेड़च नदी। और ये कौन सी आ गई, मेनाल नदी। तो जहां पर 3 नदियां मिले, हमारी 3 नदियां यहाँ पे कौन सी होगी, बनास हो गई, एक हमारी कौन सी आ गई, बेड़च, और तीसरी कौन सी आ गई, मेनाल। तीनों नदियां मिल कहाँ पे रही है, तो हमारे सामने स्थान कौन सा है, बिगोद। और बिगोद कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। और जहां पर 3 नदियां मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम। तो अब देखो एक त्रिवेणी संगम आप पढ़ चुके हो, सोम माही जाखम। जब माही नदी मैंने अध्ययन करवाया था तब सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम आपने वणेश्वर डूंगरपुर में अध्ययन कर चुके हो आप। अब ये आपका दूसरा त्रिवेणी संगम आ गया है। बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियां कहां पर मिलती है, तो बिगोद के अंदर। और बिगोद कहां पे पड़ता है, भीलवाड़ा में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेनाल नदी उद्गम है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा में ही बहने के पश्चात कहां पे जाके मिल गई, बिगोद में। अब इस नदी के ऊपर आपको एकमात्र और पॉइंट याद रखना है, एक मात्र आपको कोई और पॉइंट याद रखना है, तो वो क्या रखना है, इस नदी के ऊपर भीलवाड़ा में एक जलप्रपात बनाया गया है। मेनाल नदी के ऊपर भीलवाड़ा में क्या बना हुआ है, जलप्रपात, जिसे हम कहते हैं मेनाल जलप्रपात। उसका नाम ही इस नदी के नाम पर है। मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो मेनाल नदी है। और कहाँ पे बना हुआ है, तो भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा के अंदर मेनाल नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी 3 नदियां, बनास कंप्लीट होती है, बेड़च कंप्लीट होती है, और इधर से मेनाल कंप्लीट होती है। अब देखिए नेक्स्ट नदियों का जाल, ये हमारा त्रिवेणी संगम बन गया, बिगोद के अंदर आकर तीनों नदियां मिल गई। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इसी प्रकार से एक स्थान यहाँ पे पड़ता है देवली, टोंक के अंदर एक स्थान पड़ता है, और स्थान का नाम क्या है, देवली। देवली टोंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देवली लिखा होगा कुछ बुकों में, राजमहल लिख देता है। राजमहल और देवली दोनों टोंक के अंदर पड़ते हैं, एक ही बात है, ध्यान रखना। राजमहल का युद्ध आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। तो देवली कहाँ पे पड़ता है, टोंक के अंदर। और ये जो देवली टोंक है, यहाँ पर भी 3 नदियां आकर आपस में मिलेंगी। देखो 4 त्रिवेणी संगमों का निर्माण करती है अकेली बनास नदी। 4 त्रिवेणी संगम बड़े इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखने पड़ते हैं कौन सी नदी कहाँ पे जाके मिलती है। बाकी इसमें कोई खास बातें नहीं है, बस इसके त्रिवेणी संगम में इंपॉर्टेंट है जो बचे हुए हैं। देखो देवली टोंक, और एक आप ध्यान रखिए जोधपुर के अंदर ही पड़ता है, यहाँ पर सॉरी टोंक के अंदर ही पड़ता है जोधपुरिया, देवमाड़ी जोधपुरिया। देवधाम लिख देता है, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर मिलता है। ठीक है, ये जो स्थान है देवधाम जोधपुरिया टोंक, यहाँ पर भी 3 नदियां आकर आपस में मिलेंगी। एक जो ये हमारा ये स्थान है रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ पर भी 3 नदियां आके मिलती है। देखो ये बड़ा आसान है, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखो रामेश्वर स्थान कहाँ पे पड़ता है, सवाई माधोपुर में। इधर से कौन सी नदी आ गई, ये देखो आपके सामने कौन सी है, चंबल नदी। इधर से कौन सी आ रही है, ये बनास। चंबल बनास 2 नदियां आपके सामने आ चुकी। एक नदी है छोटी सी बिल्कुल, सीप नदी, सवाई माधोपुर से ही उद्गम होता है और रामेश्वर में जाकर मिल जाती है। नदी का नाम क्या है, सीप नदी। सीप नदी
सवाई माधोपुर से ही उद्गम है और सवाई माधोपुर के ही रामेश्वर नामक स्थान पर आकर किस में मिल गई, चंबल बनास के अंदर मिल गई। तो तीन नदियां यहां पर मिल गई। आप लिख दोगे चंबल है एक हमारे पास, दूसरी कौन सी है, बनास है, तीसरी कौन सी है, सीप है। ये तीन नदियां कहां पे मिलती है, तो स्थान कौन सा है, वो रामेश्वर। और रामेश्वरम कहां पे पड़ता है, सवाई माधोपुर में। तो ये आपका तीसरा त्रिवेणी संगम कंप्लीट होता है। चंबल, बनास और सीप तीन नदियां कहां पे मिलेंगी, रामेश्वर। रामेश्वर कहां पे है, सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर के अंदर ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अब देखो देवली टोंक के अंदर यहाँ पर तीन नदियां मिलती है। पहले देखो तीन नदियां है कौन सी। एक नदी तो आपकी है बनास, ये तो है ही है। बनास के साथ में एक नदी आती है डाई, और एक नदी है खारी नदी। नदी का नाम क्या है, खारी। बनास, डाई और खारी तीनों नदियां मिलेंगी देवली टोंक राजमहल के अंदर, और तीनों नदियां मिलकर क्या बनाएगी, त्रिवेणी संगम। बनास, डाई और खारी। इसमें से आपको एकमात्र बनास आप पढ़ चुके हो, खमनोर की पहाड़ियों से निकल कर आएगी। आपको याद रखना है तो एकमात्र कौन सी नदी को, खारी नदी को। खारी नदी का जो उद्गम है वो होगा राजसमंद से। यहाँ से राजसमंद के अंदर, राजसमंद में एक पहाड़ी पड़ती है, बिजराल गांव की पहाड़ियां। जब मैंने पहाड़ी पढ़ाई थी तब पढ़ाया था, बिजराल ग्राम की पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हमेशा ही। बिजराल गांव की पहाड़ियां कहां पे है, राजसमंद जिले के अंदर। ये जो बिजराल गांव की पहाड़ियां हैं राजसमंद से, यहां से खारी नदी का उद्गम हो रहा है। कौन सी नदी का, खारी नदी का। यहां से उद्गम होने के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, और अजमेर से होती हुई कहां पे आ गई, टोंक के अंदर। राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, और अजमेर से कहां पे आई, टोंक के अंदर। यह है खारी नदी। एकमात्र स्थान क्या याद रखना है, बिजराल ग्राम की पहाड़ियां, जहां से इसका क्या होता है, उद्गम। और मिलती कहां पे है, यहां पर आकर। डाई जो नदी है वो छोटी सी नदी है, यहां से अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलकर देवली में आकर इसमें मिल जाती है। तो बनास, डाई और खारी तीनों नदियां कहां पे मिलती है, देवली नामक स्थान पर, और क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसके बाद में देवधाम जोधपुरिया, यहां पे ध्यान रखना तीन नदियां कौन सी है, बनास, मानसी और बांडी। बनास, मानसी और बांडी। ये आपको ना तो इनके उद्गम याद रखने हैं, न कहां पर बहती है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इन नदियों के ऊपर। जो भी है आप तीन नदियों के नाम याद रखना, बनास, मानसी और बांडी। तीनों नदियां कहां पे बाकी मिलती है, देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर आकर मिलती है, और यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आपके 4 त्रिवेणी संगम कंप्लीट होते हैं। जो राजस्थान के अंदर जितने भी त्रिवेणी संगम हैं वो कंप्लीट हो गए। पहला हमारा था सोम, माही, जाखम। तीनों नदियां कहाँ पे थी, वणेश्वर, डूंगरपुर के अंदर मिल रही थी। फिर हमने पढ़ा बनास, बिगोद स्थान के ऊपर कौन सी थी, बनास थी, बेड़च थी और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल तीनों कहाँ पे मिल रही थी, बिगोद के अंदर। फिर देवली के अंदर बनास है, डाई है और खारी। बनास, डाई और खारी देवली टोंक के अंदर मिल रही है। फिर देवधाम में बनास है, मानसी है और बांडी है। बनास, मानसी और बांडी देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर। और रामेश्वर, सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप, ये तीन नदियां आकर मिलती है देवधाम जोधपुरिया रामेश्वर के अंदर। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपके बनास और बनास की सहायक नदियों का जो एक जाल बिछता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक और ध्यान रखना, एक नदी है बनास की सहायक, कोठारी नदी, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, ये जाल बहुत बड़ा बन चुका है। सीधा याद रख लीजिए कोठारी नदी के बारे में। तो कोठारी नदी की बात करते हैं हम। कोठारी नदी बनास की ही सहायक है। बनास की सहायक नदी का नाम है कोठारी। काफी अच्छे क्वेश्चन इससे भी है। कोठारी नदी, कोठारी नदी की अगर बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है दिवेर घाटी राजसमंद से। इसका उद्गम कहाँ से है, दिवेर घाटियां। और दिवेर घाटी कहाँ पे पड़ती है, राजसमंद के अंदर। दिवेर घाटी राजसमंद से इसका क्या हुआ, उद्गम हुआ। राजसमंद से उद्गम होने के बाद में ये वही भीलवाड़ा से होती हुई, भीलवाड़ा के अंदर ही एक स्थान पड़ता है नंदराय। भीलवाड़ा के नंदराय नामक स्थान पर, भीलवाड़ा के कौन से स्थान पर, नंदराय नामक स्थान पर भीलवाड़ा में पड़ता है, ये ध्यान रखना। भीलवाड़ा के अंदर कौन सा स्थान है, नंदराय। और नंदराय नामक स्थान पर आकर किस में मिल जाती है, बनास नदी के अंदर।
ये दो चीजें आपको खास करके याद रखनी है। पहली चीज तो कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो दिवेर घाटी राजसमंद से। दिवेर घाटी राजसमंद से क्या हुआ, उद्गम हुआ। नंदराई नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर आकर ये किस में मिल जाती है, बनास नदी के अंदर मिलती है। कुछ खास बातें हैं ध्यान रखना। कोठारी नदी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एक बांध बनाया गया है, जिसकी बात होती है तो ये आपका मेजा बांध। मेजा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है, राजसमंद के अंदर ही मेजा बांध इस नदी के ऊपर है। तो ये हमारी जो बनास की सहायक नदियां हैं उनके बारे में चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखिए एक नदी है जिसके बारे में बड़ी विवाद है, उसको कंप्लीट करते हैं। बाणगंगा नदी। विवाद ये है कि भी इसे अंतः प्रवाह प्रणाली के अंदर शामिल कर रखा है कुछ बुकों ने, कुछ ने इसको कर रखा है बंगाल की खाड़ी के अंदर शामिल। ये क्या चक्कर है कि भी इसको किस प्रकार से पढ़ा जाए, किसकी सहायक है ये, बंगाल की खाड़ी की नदियों में शामिल है या ये अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी है। तो ध्यान से देखिए इस नदी को। नदी का नाम क्या है, बाणगंगा नदी। बाणगंगा। सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा समझना है। देखिए इस नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से होता है। उद्गम कहाँ से है, जयपुर से। जयपुर से उद्गम होने के बाद में ये आती है दौसा, दौसा से आती है भरतपुर और भरतपुर से होती हुई सीधी निकल जाती है ये हमारी यमुना। अब देखो चक्कर क्या है, अगर ये यमुना के अंदर अगर अपना सीधा जल लेके चली गई, अब देखिए अगर ये अपना जल सीधा यमुना में लेके जाती है, जैसे यहाँ से निकली, यहाँ से बहती हुई अपना जल अगर सीधा यमुना में ले आई तो फिर तो ये किसकी बन जाएगी, बंगाल की खाड़ी की नदी हो जाएगी। बस यही डाउट करता है। कुछ बुकों में लिख रखा है कि इसका अंतिम पॉइंट क्या है, यमुना के अंदर जाकर मिलती है ये। अगर यमुना में मिल गई तो फिर ये कहाँ पे आएगी, बंगाल की खाड़ी की, कोई संदेह नहीं है। परंतु अब देखिए सस्पेंस कहाँ पर पैदा होता है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखो बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो जयपुर के अंदर बैराठ की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, जयपुर में बैराठ की पहाड़ी, जो जयपुर के अंदर बैराठ की पहाड़ियां पड़ती है वहां से इस नदी का क्या है, उद्गम है। जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से उद्गम होने के पश्चात कुछ दूर चलने के बाद इसके ऊपर एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है बैराठ सभ्यता। कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, बैराठ सभ्यता। बैराठ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो नदी कौन सी है, बाणगंगा। और बैराठ सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो वो जिला कौन सा है, जयपुर। जयपुर जिले के अंदर ये सभ्यता विकसित होती है, बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई, बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद इस नदी के ऊपर जयपुर में ही एक बांध बना दिया गया। बांध का नाम है जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, बनाया गया है जमुआ रामगढ़ बांध। तो ध्यान रखना नदी कौन सी है, बाणगंगा। और जमुआ रामगढ़ बांध राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, तो वो जिला कौन सा है, जयपुर। जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है जयपुर के अंदर इसी नदी पर। फिर जैसे जैसे ये आगे चलती गई तो इसमें भरतपुर के अंदर आते आते भरतपुर के अंदर इसमें एक बांध बना दिया गया। और बांध कौन सा है, अजान बांध। भरतपुर के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है, अजान बांध। भरतपुर के अंदर पड़ता है इस नदी के ऊपर, अजान बांध भरतपुर। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य की जब हम बात करेंगे, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर पक्षियों का जो संस्थल घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसकी जब हम बात करेंगे केवलादेव की, तो केवलादेव को जल की व्यवस्था करवाने वाला बांध कौन सा है, यही है अजान बांध। बाणगंगा नदी ही जल की व्यवस्था करवाती है केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य को। क्वेश्चन पूछा भी गया था, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य को सिंचाई की या जल की व्यवस्था करवाने वाली बांध परियोजना कौन सी है, तो वो यही है अजान बांध, जो भरतपुर के अंदर बना हुआ है। अब देखिए हमारा डाउटफुल, या इससे पहले इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें कर लेते हैं। बाणगंगा नदी को देखो, इसके उपनाम की जब हम बात करते हैं, किन किन उपनामों से इसे जाना जाता है, तो इस नदी को कहते हैं भाई अर्जुन की गंगा। इस नदी को क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इस नदी को कहा जाता है ताला नदी। ताला नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी। और इसी नदी को कहते हैं रुंडित नदी। अब कुछ याद आ रहा हो तो देखिए 2016 का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम था वहां पर क्वेश्चन भी आया हुआ है ये, कि रुंडित नदी के उपनाम से किस नदी को जानते हैं, तो रुंडित नदी के नाम से कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी है। रुंडित नदी के नाम से बाणगंगा को ही जानते हैं, ये उपनाम पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर। अर्जुन की गंगा
बाणगंगा को कहा जाता है, ताला नदी के नाम से भी बाणगंगा को जानते हैं और रुंडित नदी के नाम से भी बाणगंगा को जानते हैं। टोटल लेंथ इसकी 380 किलोमीटर है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 380 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। अगर सभ्यता कौन सी विकसित हुई तो इस पर बैराट सभ्यता जयपुर में विकसित हुई। इस पर बांध कौन सा बना हुआ है? तो जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर के अंदर इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। भरतपुर में इस पर कौन सा बांध है? तो इस पर अजान बांध भरतपुर के अंदर बना हुआ है। तो ये हमारी बातें हो गई। अब हमारा डाउट जो था उस डाउट की बात करते हैं। तो देखिए डाउट क्या है कि ये अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी है या फिर ये बंगाल की खाड़ी की नदी है। तो देखो पहले जब हम बात करते तो ये राजस्थान की एक ऐसी नदी थी जो सीधा अपना जल चंबल के बाद में, ये ही एकमात्र ऐसी नदी थी जो चंबल के बाद में अपना सीधा जल किस में लेके आती थी? यमुना में। परंतु वर्तमान समय के अंदर यह जो नदी है यह भरतपुर के मैदानी भागों में आकर विलुप्त हो जाती है। भरतपुर के मैदानी भागों में आकर क्या हो जाती है? विलुप्त। और भरतपुर के अंदर ही इस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। भरतपुर में ये जो नाम आया ना, इसका वर्तमान में नाम है रुंडित नदी। पहले की बुकों में आपको नहीं मिलेगा। ये 2016 में जब कंपटीशन में पूछा गया था उसके बाद में हर बुक ने छापना प्रारंभ कर दिया, उससे पहले नहीं है ये नाम। अब देखो भरतपुर के मैदानों के अंदर आकर कहते हैं कि ये नदी अब क्या हो गई है? वर्तमान में विलुप्त हो जाती है। अगर भरतपुर में अगर ये नदी विलुप्त हो रही है तो इसका जल फिर कहाँ तक नहीं आ रहा है? यमुना तक। और ऐसी नदियां जिनका जल कहीं निश्चित स्तर पर नहीं पहुंच पाए, यानी अरब सागर में न पहुंच पाए, बंगाल की खाड़ी में न पहुंच पाए, तो वो नदियां फिर किसकी नदियां कहलाएंगी? अंतः प्रवाह प्रणाली की। अगर हम अब देखते हैं कभी इसका जल भरतपुर में खत्म हो जा रहा है तो ये फिर कौन सी नदी प्रणाली में आ गई? अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत आएगी। और इसका सीधा जल जब तक यमुना में जा रहा था तब तक ये किसकी थी? बंगाल की खाड़ी की नदी थी। तो अब वर्तमान में ध्यान रखना यह अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी है, न कि बंगाल की खाड़ी की नदी है। तो ये हमारी कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। उद्गम बैराट की पहाड़ी जयपुर से। बैराट सभ्यता जयपुर पर इस पर विकसित हुई। जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर में इस पर बनाया गया है। अजान बांध भरतपुर में इस नदी पर बना हुआ है। इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से जानते हैं। बाकी इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। तो ये हमारी नदियाँ, जो चैप्टर है नदियों का वो कंप्लीट होता है। भी कौन सी नदी के ऊपर कौन से बांध बने हुए हैं, तो ये हमारी नदियों से संबंधित सारी जो चीज़ें थी, अधिकतर बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो हमने सारी अध्ययन कर ली है। बाणगंगा को पढ़ा है, बनास को पढ़ लिया है, बनास की सहायक चंबल नदियों को पढ़ा, लूणी को पढ़ा हमने, घग्गर, कांतली, काकनी, रूपारेल, साबी, जो ये मेंथा, सारी नदियाँ, अधिकतर जो नदियाँ हैं, पश्चिम बनास जो सिरोही के अंदर हमने पढ़ के आए हैं, साबरमती नदी जो उदयपुर में झाड़ोल तहसील से हमने पढ़ी थी, माही, सोम, जाखम, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ये हमारी नदियों का जो एक बड़ा बड़ा जाल था वो कंप्लीट होता है। अब हम देखिए जो हमने कहा था, जैसे कि कभी हम बात करेंगे कौन सी नदी के किनारे क्या क्या चीज़ें बसी हुई हैं, तो वो हमारा एक चैप्टर जो कि किस नदी के किनारे क्या क्या बसा हुआ है, तो उसमें देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कभी कौन सी इन नदियों के किनारे बने हुए जलप्रपात की बात करते हैं। सबसे पहले कभी कौन सी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, तो नदियों के किनारे बने हुए जलप्रपात। जलप्रपात क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, एक प्रकार का झरना हम कहें तो नदियों के ऊपर जो झरने या जलप्रपात बनाए गए हैं वो कौन सी नदी के ऊपर कहाँ पर बना हुआ है। सारे राजस्थान के अंदर जितने भी बने हुए हैं, चाहे वो शुष्क हो, चाहे वो किसी नदी के ऊपर बना हो, चाहे वो कहीं पर बना हो, उन सब की हम बात करेंगे आज के दिन में। तो जिन बच्चों के पास ऐसा चैप्टर नहीं है एक साथ झरने पढ़ने का, जलप्रपात पढ़ने का, तो वो इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। फिर हम देखेंगे कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई, तो सभ्यताएं सारी नदियों के किनारे ले लेंगे। कौन सी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, जो आपके कल्चर के अंदर आप जब पढ़ते हो राजस्थान के दुर्गों का टॉपिक, तो आप देखते हो नदियों के किनारे बसे हुए दुर्ग। जैसे भटनेर पढ़ा था आपने, घग्गर नदी के किनारे है। धौलपुर दुर्ग पढ़ा था आपने, चंबल नदी के किनारे है। जैसे शेरगढ़ दुर्ग बारां के अंदर है, परवन नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पढ़ोगे आप ब्राह्मणी नदियों के और वहाँ पर। तो इस प्रकार से कौन सा दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे है उनकी भी बात करें। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के जलप्रपात। जलप्रपात की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात, और चुलिया जलप्रपात की जब हम बात करते हैं तो ये बना हुआ है सबसे पहले कहाँ पर, तो भैंसरोडगढ़।
भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे? तो चंबल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे ये बनाया गया है। 17 फीट की जब बात करते हैं, इसकी ऊंचाई 54। तो ये जो हमारा चुलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चंबल के अंदर बना हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं, तो अभी हमने एक जलप्रपात पढ़ा था, मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात, और मेनाल नदी के ऊपर, मेनाल नदी के ऊपर बना हुआ था। और कहाँ पर? तो भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे था? भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। चुलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर, मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। वहीं पर देखिए दमोह जलप्रपात, दमोह जलप्रपात, और ये बना हुआ है बांडी नदी के ऊपर और धौलपुर के अंदर। दमोह जलप्रपात बांडी नदी पर कहाँ पर बना हुआ है? धौलपुर के अंदर। दमोह जलप्रपात बांडी नदी पर धौलपुर के अंदर। फिर इसके बाद में बात करते हैं, तो अरना झरना जलप्रपात, अरना झरना जलप्रपात। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि राज्य का एकमात्र शुष्क जलप्रपात कौन सा है? तो राज्य का एकमात्र शुष्क जलप्रपात कौन सा है? अरना झरना जलप्रपात। कहाँ पे है? शुष्क है तो मतलब नदी नहीं होगी, सीधा ही बनाया गया। और कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर के अंदर है। अरना झरना जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। राज्य का एकमात्र क्या है? शुष्क जलप्रपात है, शुष्क जलप्रपात है एक प्रकार का। फिर अगर हम बात करते हैं, तो एक हमारा जलप्रपात भीमतल जलप्रपात, भीमतल जलप्रपात ये बना हुआ है आपका मांगली नदी पर, मांगली नदी पर और बूंदी के अंदर। मांगली नदी पर कहाँ पे है? बूंदी के अंदर पड़ता है। और एक आपका दिर जलप्रपात, दिर जलप्रपात, दिर जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं, तो ये बना हुआ है आपका दिर जलप्रपात काकुंड नदी पर, काकुंड नदी पर, काकुंड नदी, और काकुंड नदी पर ये बना हुआ है भरतपुर के अंदर। ये हमारे राजस्थान के जलप्रपात, जलप्रपात कौन से कहाँ पर बने हुए हैं, कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं? तो राजस्थान के अंदर टोटल जितने भी जलप्रपात हैं वो सारे आ गए हैं। देखिए दोबारा से ध्यान से देख लीजिएगा, चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। और कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ में। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ की तहसील है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ में। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा के अंदर। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। दमोह जलप्रपात बांडी नदी पर धौलपुर में, बाड़ी नदी पर धौलपुर में बना हुआ है। राज्य का एकमात्र शुष्क जलप्रपात कौन सा है? अरना झरना जलप्रपात शुष्क जलप्रपात है। और कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में। फिर भीमतल जलप्रपात, भीमतल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर है। और कहाँ पे बना हुआ है? बूंदी में। दिर जलप्रपात ये कहाँ पे है? काकुंड नदी पर। और कहाँ पर बना हुआ है? भरतपुर में। काकुंड नदी पर भरतपुर में। तो कर लीजिए इनको नोट। फिर कुछ आगे पढ़ते हैं कि कौन सी नदियों के किनारे कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई, उनको और देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारी सभ्यताएं। एक साइड में हमारी सभ्यता का नाम और दूसरी साइड में हमारी नदियाँ। कौन सी सभ्यताएं हैं, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई और किस जिले से संबंध रखती है वो सभ्यता, कौन से जिले के अंदर वो विकसित हुई, तीनों चीज़ें एक साथ। तो हम देखो सभ्यता का नाम क्या है, वो कौन सी नदी के ऊपर है और कौन से जिले के अंदर वो विकसित हुई। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारी दो सभ्यताएं। एक का नाम है कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, और दूसरी यहीं पे पड़ती है रंगमहल सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता दोनों की दोनों सभ्यताएं कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। दोनों की दोनों कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी के ऊपर। और दोनों की दोनों सभ्यताएं कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। दोनों सभ्यताएं कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा और रंगमहल दोनों की दोनों घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई और हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई।
फिर अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारी इसी प्रकार से दो सभ्यताएं, एक सभ्यता का नाम है सुनारी सभ्यता, सभ्यता कौन सी है सुनारी, और दूसरी कौन सी है गणेश्वर, कौन सी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता दोनों की दोनों नदियां कौन सी नदी, कौन सी सभ्यता कौन सी नदी पर है, कांतली नदी पर। दोनों सभ्यताएं कौन सी नदी पर है, कांतली नदी के ऊपर है। सुनारी सभ्यता भी कांतली पर और गणेश्वर भी कहां पर, कांतली नदी के किनारे। दोनों की दोनों किस में है, तो एक हमारी झुंझुनू जिले में है। सुनारी सभ्यता कौन सी जिले के अंदर आ गई, झुंझुनू जिले के अंदर। वहीं पर आपकी गणेश्वर सभ्यता किस पर आ गई, सीकर में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, सीकर जिले के अंदर। तो यह हमारी सभ्यता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक हमारी है नूह सभ्यता, नूह सभ्यता। और नूह सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी, रूपारेल नदी के किनारे। कौन सी नदी है, रूपारेल नदी। नदी कौन सी है, रूपारेल नदी। और कहाँ पर विकसित हुई थी, भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। रूपारेल नदी के किनारे कहाँ पर विकसित हुई थी, भरतपुर के अंदर विकसित हुई थी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक, कालीबंगा और रंगमहल दोनों सभ्यताएं कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी के ऊपर। और कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता दोनों सभ्यताएं कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। और सुनारी सभ्यता जो है कांतली नदी के किनारे वो झुंझुनू में, गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे है वो सीकर के अंदर। नूह सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में विकसित हुई। वहीं पर हमने अभी अध्ययन किया था आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी बेड़च नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। और बेड़च नदी के किनारे ये कहाँ पर विकसित हुई, आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर। कहाँ पर विकसित हुई है, उदयपुर के अंदर। एक सेकंड रुकना बीच में। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए आपको। तो अब देखिए दोबारा से, कालीबंगा, रंगमहल, सुनारी, गणेश्वर, नूह सभ्यता और आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे। ये जो सभ्यताएं हमारी है कौन सी नदी के किनारे कहाँ पर विकसित हुई। इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो एक सभ्यता, और अभी जो हमने एक नदी की बात की थी वहां पर बताना भूल गया था, बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता है ये हुई थी कोठारी नदी के, जब हमने कोठारी नदी का अभी जो अध्ययन किया था उसी नदी के किनारे, जो दिवेर घाटी राजसमंद से निकलकर नंदराय भीलवाड़ा में जाकर बनास नदी में मिल रही थी, वही कोठारी नदी, उसके ऊपर एक सभ्यता विकसित हुई थी, बागोर सभ्यता। नदी कौन सी है, कोठारी। और बागोर सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी, भीलवाड़ा के अंदर। जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर इस नदी के किनारे विकसित हुई। एक सभ्यता है बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता। ज्यादातर कभी नाम नहीं सुना होगा इसका, क्योंकि बहुत ही कम पूछा गया किसी भी एग्जाम में, बालाथल सभ्यता। और ये जो बालाथल सभ्यता है ये भी बेड़च नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे। और कहाँ पर विकसित हुई, तो उदयपुर के अंदर। बालाथल सभ्यता बेड़च नदी के किनारे कहाँ पर विकसित हुई थी, उदयपुर के अंदर। वहीं पर एक सभ्यता जिसका नाम आता है नगरी सभ्यता, नगरी। और नगरी की बात करते हैं, नगरी सभ्यता, तो ये भी बेड़च नदी के किनारे और चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। तो नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहाँ तक एक बार आप देखिए, फिर उसके बाद में कोई और बस्ती है तो उसके बाद में बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ी थी बेराट सभ्यता, एक और कर देते हैं, 10 कर देते हैं, बेराट, बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता अभी हम पढ़ के चुके हैं बाणगंगा नदी के ऊपर। कौन सी नदी पर, बाणगंगा नदी के ऊपर। और बाणगंगा नदी कहाँ पे थी, जयपुर के अंदर। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के ऊपर कहाँ पे विकसित हुई थी, जयपुर के अंदर। वैसे ही जयपुर के अंदर एक सभ्यता आपने और भी पढ़ी थी, ध्यान रखिए, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता बाणगंगा, अगर हमने देखा था जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी, साबी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे। और ये भी कहाँ पे थी, जयपुर के अंदर। ये भी कहाँ पर विकसित हुई थी, जयपुर के अंदर। तो इनको कर लीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे कोई और बची है तो उसका देखते हैं।
कालीबंगा, रंगमहल दोनों की दोनों घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता दोनों घग्गर नदी पर हनुमानगढ़ जिले में है। सुनारी सभ्यता कांतली नदी पर है, झुंझुनू जिले में है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर में। नोह सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में। आहड़ सभ्यता बेड़ज नदी के किनारे उदयपुर में। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में। यहाँ पर बालाथल ये सीधी बेड़ज नदी के किनारे उदयपुर में बालाथल सभ्यता। नगरी सभ्यता बेड़ज के किनारे ही चित्तौड़गढ़ में। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे जयपुर में। और एकमात्र और बचती है, उसका ही हम अध्ययन कर लेते हैं। एक सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था जब लूणी नदी का अध्ययन किया था। तिलवाड़ा सभ्यता कौन सी नदी पर है? लूणी नदी के ऊपर। और कहाँ पर है? बाड़मेर में। तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी के किनारे कहाँ पर विकसित हुई थी? बाड़मेर के अंदर। तो ये हमारी राजस्थान की नदियों से जुड़ी हुई प्रमुख सभ्यताएं, कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई है, तो उन सभी सभ्यताओं की हमने बात की है। तो नोट कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं नदियों के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख दुर्ग। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, नदियों के किनारे बसे हुए बांध, तो वो सारे आते जाएंगे, हमने अध्ययन भी किया है। परंतु कुछ दुर्ग का उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, कौन सी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग विकसित हुआ है या बसा हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट, एक साइड में हमारी नदियां रहेंगी और दूसरी साइड में उन नदियों के किनारे कौन से दुर्ग बसे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी आया था विद्युत सेकंड हेल्पर के अंदर पूछे गए थे, राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। वहीं पर अन्य भी आप कोई एग्जाम देखोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें पूछ जाती है, भी कौन सी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग विकसित बसा हुआ है। तो देखिए हमारे एक साइड में क्या रहेगा? दुर्ग या किले। दुर्ग या किले हमारे कौन से राजस्थान के दुर्ग या किले कौन सी नदियों के ऊपर बसे हुए हैं, कौन सी नदियों के संगम पर वो बसे हुए हैं, और वो दुर्ग या किले राजस्थान के किस जिले के अंदर पड़ते हैं। वो जो किला है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है। तो हम अगर बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हमने एक दुर्ग पढ़ा था जिसका नाम था बटनेर दुर्ग। दुर्ग का नाम क्या था? बटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है बटनेर का किला। निर्माण की दृष्टि से जब बात करते हैं तो राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों में इसका नाम आता है, सबसे प्राचीन है राजस्थान का ये। हमने जब इस दुर्ग के बारे में आप कल्चर के अंदर अध्ययन करोगे तो आप वहाँ पर पढ़ोगे कि देखिए कि इस राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण इस दुर्ग के ऊपर हुए। सबसे ज़्यादा स्वदेशी आक्रमण आप तारागढ़ के किले पर पढ़ोगे जो अजमेर में बसा हुआ है। राजस्थान में तारागढ़ के किले दो हैं, ध्यान रखना। एक तारागढ़ का किला बूंदी के अंदर भी पड़ता है, परंतु जो सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग था वो तारागढ़ का दुर्ग अजमेर का था। वहीं पर आप बटनेर के बारे में पढ़ोगे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, वही बटनेर दुर्ग है। आप पढ़ोगे यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आप कल्चर में देखने को आएगी आपको। कल्चर ज्योग्राफी की कंप्लीट होने के बाद में हम शायद कल्चर की कुछ बातें करेंगे। बटनेर नदी आपको पता है कौन सी नदी है? घग्गर। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था? घग्गर नदी के किनारे। और बटनेर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? तो जिला हनुमानगढ़। कौन से जिले के अंदर बना हुआ है ये? हनुमानगढ़। इसके बाद में देखो, एक हमने दुर्ग पढ़ा था धौलपुर दुर्ग। धौलपुर दुर्ग। और धौलपुर दुर्ग की बात करते हैं तो ये चंबल नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और जिला आपको पता चली गया, धौलपुर है तो धौलपुर जिले के अंदर ही है। धौलपुर दुर्ग है तो वो कहाँ पर बना हुआ है? धौलपुर जिले के अंदर। वहीं पर शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग, जो ये शेरगढ़ दुर्ग है ये बसा हुआ है परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी पर है? परवन। परवन नदी के किनारे। और ये कहाँ पे पड़ता है? आपका शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे बारां जिले के अंदर। कहाँ पे है? बारां जिले के अंदर बसा हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो आपका एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम जब बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखिए बसा हुआ है जो हमारी ब्राह्मणी नदी है।
चंबल और ब्राह्मणी जो नदियां हैं उन नदियों के अंदर चित्तौड़गढ़ जो है वो है आपका ब्राह्मणी और गंभीरी नदी के ऊपर भाई, ब्राह्मणी प्लस गंभीरी नदी के ऊपर। इन नदियों के ब्राह्मणी नदी जो चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से निकलती है, हरिपुरा से निकलने के बाद में ये चंबल में जाकर मिल जाती है, चंबल की सहायक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ब्राह्मणी और गंभीरी नदियों के किनारे बसा हुआ है और ये कहाँ पे पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर ही। कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, ब्राह्मणी और गंभीरी नदियों के ऊपर। एक हम अगर बात करते हैं गढ़ प्लेस कोटा की, गढ़ प्लेस कोटा, गढ़ प्लेस दुर्ग कोटा के अंदर, तो ये आपका चंबल नदी के किनारे, गढ़ प्लेस दुर्ग कहाँ पर है? चंबल नदी के किनारे और कोटा के अंदर बसा हुआ है। कहाँ पे है? कोटा के अंदर। वहीं पर एक जो और बच गया वो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो ये काली सिंध, चंबल और ब्राह्मणी नदियां, चंबल और ब्राह्मणी नदी, जो चंबल और ब्राह्मणी है उसी की सहायक पर है, चंबल और ब्राह्मणी, इन नदियों के ऊपर ये बसा हुआ है। और भैंसरोडगढ़ भी कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये हमारे कुछ दुर्ग जो कुछ नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है नदियों से संबंधित, राजस्थान के अंदर नदियाँ कौन सी नदियाँ हैं, अंतः प्रवाह प्रणाली की। इसके बाद में थोड़ी सी एक दो लाइनें हैं उनके बारे में और सुनना, नदियों से ही जुड़ी हुई कुछ लाइनें हैं, सीधी सीधी प्रश्न पूछ लेता है कई बार, उनके बारे में थोड़ा सा देखिए। हमसे ये कह देता है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। ये मैं संभागों के टॉपिक में भी पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी, अगर छूट जाता तो कोई चक्कर नहीं था। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियां हैं इस संभाग के अंदर। वहीं पर आपसे पूछे कि राजस्थान में फिर न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा होगा? न्यूनतम नदियों वाला, तो न्यूनतम नदियों वाला कौन सा हो जाएगा? बीकानेर संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। हमसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि देखिए राजस्थान के अंदर, राजस्थान के ऐसे दो जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है, राजस्थान के ऐसे जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है, तो एक तो हमारा देखिए बीकानेर और दूसरा हमारा कौन सा है? चूरू। ये राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं, बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। न्यूनतम नदियों वाला कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान के दो ऐसे जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है, तो बीकानेर और चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम है वो राजसमंद जिले से। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है? राजसमंद जिले से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है राजस्थान के अंदर। फिर अगर ऐसे ही कोई वन लाइनिंग क्वेश्चनों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक आता है कि अरावली को मध्य से काटने वाली नदियां कौन सी है? अरावली को मध्य से काटने वाली नदियों का जोड़ा पूछ लेता है। तो अरावली को मध्य से काटने वाली जो नदियां हैं उनमें एक तो आपकी हो जाएगी बनास और दूसरी कौन सी हो जाएगी? लूणी। ये नदियां बनास और लूणी। अरावली को मध्य से काटने वाली नदियां कौन सी है? बनास और लूणी। ध्यान रखना, अरावली को मध्य से काटने वाली नदियां कौन सी हो जाएगी? बनास और लूणी। ठीक है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, न्यूनतम नदियों वाला बीकानेर। राजस्थान के दो ऐसे जिले जिनमें नदियां नहीं है, बीकानेर और चूरू। सर्वाधिक नदियों का उद्गम राजसमंद। राजसमंद अगर ऑप्शन में नहीं हो तो उदयपुर। राजसमंद अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। और राजस्थान में अगर हम बात करते हैं अरावली को मध्य से काटने वाली नदियां कौन सी है, तो अरावली को मध्य से काटने वाली नदियां कौन सी है? बनास और लूणी। राजस्थान की सब सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास हो जाएगी। वहीं पर ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल है। वहीं पर राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी लूणी हो जाएगा आंसर। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? लूणी नदी हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी चंबल नदी, जो राजस्थान की एकमात्र यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नदी है।
तो धन्यवाद। नदियों का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अब हम कल के दिन राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजनाएं से जुड़ी हुई झीलों का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में राजस्थान की नहर परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। सिंचाई से जितने भी स्रोत हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान की क्लाइमेट, उद्योग, खनिज, कृषि, उनके बारे में अध्ययन करें। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नई टॉपिक के साथ।